नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया विषय पृथ्वी की आंतरिक संरचना लेके आ चुका हूँ। देखिए ये विषय जो है बहुत छोटा सा विषय है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहता है आपके एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। अगर बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, आज हम ये जानने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। अगर बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सही स्वरूप की, तो इसका पता लगा पाना अभी पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच इस संबंध में अभी भी मतभेद है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व और तरंगों के आधार के जो प्रमाण हैं, उसके आधार पर जो हमने प्रमाण एकत्रित किए हैं, उसके हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का हमने प्रयास किया है। तो अभी हमने जो है वो तापमान, घनत्व और दाबमान और तरंगों के आधार पर जो है वो किसका पता लगाया। तो तापमान हो गया, दबाव हो गया, घनत्व हो गया और तरंगों के आधार पर हमने अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया है। और अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की पहले वाली वीडियो हमारी सौर मंडल अभी तक नहीं देखा है, तो आप उसको भी जरूर देख ले, वो हमारी प्लेलिस्ट में आपको सेम मिलेगी। अच्छा, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम दो प्रकार से पता लगा सकते हैं। एक इसका है प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार यह प्रत्यक्ष स्रोत है किसका, आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। और अगर बात करें भूकंपीय तरंगे, तो भूकंपीय तरंगों से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम पता लगा सकते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप में, ये डायरेक्ट सोर्सेज है जो हमारे आंखों देखी होते हैं। आप ज्वालामुखी उद्गार देख सकते हैं, तो यहाँ से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का 60 किलोमीटर तक पता लग सकता है। तो ज्वालामुखी हो गया, भूकंपीय तरंगे हो गया। इसमें मैं आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अलग से जो है वो वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, तो उसका भी आप जरूर वेट करें। अच्छा, अप्रत्यक्ष स्रोत जो कि हमने नहीं देखे हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत में जैसे कि तापमान हो गया, घनत्व हो गया, दबाव हो गया, तो इसके आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको नोट डाल के लिख लेनी है कि पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। मान लो ये पृथ्वी है और आप 32 मीटर क्या जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, तो 32 मीटर अंदर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पर तापमान था 20 डिग्री, नीचे जाकर आप अंदर चले गए कितने डिग्री, तो याद रखना है पृथ्वी के 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या है, बढ़ जाता है। और अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो सेम क्लासेस को रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। साथ में आपको एवरी सैटरडे यहाँ पे वीकली टेस्ट रहने वाला है, डाउट सेशन रहने वाला है। तो अगर आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर आपको 11 सब्जेक्ट 5 टीचरों के द्वारा डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। देखिए, पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है उन भाई बहनों को कोचिंग देना जो दूर दूर कोचिंग लेने नहीं जा सकते, 2-2, 3-3 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये कोचिंग फीस में जो है वो पे नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इतनी कम फीस रखी है। तो ये नंबर है 7876145409। अच्छा, अभी तक हमने पता लगाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कि 2 स्रोतों से हम पता लगा सकते हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा अप्रत्यक्ष। अब हम पता लगाएंगे कि पृथ्वी अंदर से है कैसी। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका भूप्रपट्टी, फिर है मेटल और फिर है क्रोड। अब जब आप मार्केट जाते हो तो आपने तरबूज देखा है, तरबूज वाले से आप तरबूज मांगते हैं तो ये तो नहीं बोलते कि तरबूज को यूं को काट दो सीधा, क्या बोलते भैया तरबूज दे दो भैया और इसको ऐसे काट दे ताकि आपके दोनों हिस्से कवर हो सके, आपको ये भी पता चल सके यहाँ से ये वाला एरिया कैसा और ये वाला एरिया भी आपको पता चल सके, इसलिए आप तरबूज को इस प्रकार से काटते हो। और इसी प्रकार से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी देखने वाले हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम इसी प्रकार देखेंगे। देखिए, ये नोट्स मैंने हाथ से बनाए हैं, बहुत मेहनत करके बनाए हैं। तो अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। देखिए, अगर बात करें पृथ्वी की, यहाँ पे 3 जो है वो 3 परतों में बांटा गया है। सबसे जो ऊपरी संरचना है उसको बोलते हैं भूप्रपट्टी, दूसरा है मेटल और तीसरा है क्रोड। तो तीनों आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो उसको 3 भागों में। सबसे ऊपरी जो परत है वो है, इसको भूप्रपट्टी बोला जाता है। दूसरे नंबर की जो परत है इसको मेटल बोला जाता है। और तीसरे नंबर की जो परत है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि सबसे भीतरी परत का नाम क्या है, तो सबसे भीतरी परत का नाम है क्रोड। और अगर बात करें पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की केंद्र तक कितनी दूरी है, तो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की केंद्र तक जो दूरी है वो 6370 या 6370
मीटर है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये किलोमीटर है। तो याद रखना कि पृथ्वी की सतह से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र तक, मान लो ये सतह, ये पृथ्वी के ऊपर हम खड़े और यहाँ से जो पृथ्वी का जो केंद्रीय हिस्सा है यहाँ तक 6370 किलोमीटर पृथ्वी गहरी है, इस बात को आपने याद रखना है। तो अब बात करते हैं हम पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत की, और हर परत दो तत्वों से मिलकर बनी है। जैसे कि आपकी पहली परत बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम, इसीलिए इस परत को बोला जाता है सियाल। दूसरी परत है आपकी मेटल, मेटल बनी है दो तत्वों से, ये भी बनी है सिलिका, लेकिन यहाँ पे आता है मैग्नीशियम, इसलिए इस परत को कहा जाता है सीमा। और तीसरी परत बनी है आपके नियॉन और आयरन से, बोले तो भैया निफे, आयरन का जो होता है वो क्या होता है, तो तीसरी परत को निफे भी बोला जाता है। तो क्रोड को निफे के नाम से जाना जाता है, मेटल को सीमा बोलेंगे। हर परत दो तत्वों से, कितने तत्वों से, दो तत्वों से भैया बनी है। देखिए टॉपिक टफ है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, और जब समझोगे तब बात बनेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत की। तो सबसे ऊपरी परत है आपकी भूपर्पट्टी, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्रस्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही स्कीप में दिखाया था कि सबसे ऊपरी भाग जो है वो कौन सा है, आपका भूपर्पट्टी है। अच्छा, इतना तो सर हम समझ गए। अब भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों में अलग होती है। अब भैया ये तो है आपका, ये है आपका सतह, और ये है आपका एक तरफ है आपका महासागर। अब यहाँ पे तो ऊपर क्या है, पानी है, तो यहाँ पर तो इसकी मोटाई क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, महाद्वीप है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, भूमि है। भूमि होता है महाद्वीप, और महासागरों में क्या होता है, पानी होता है। तो ये तो यहाँ पे इसकी मोटाई क्या होगी, महाद्वीपों पे। तो याद रखना है कि भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों पे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर भूमि है, पूरी तरह मोटाई है किसकी, भूपर्पट्टी की। लेकिन महासागरों के ऊपर क्या है, पानी, क्योंकि यहाँ पर गड्ढा है, इसके ऊपर पानी है, तो यहाँ पर इसकी मोटाई क्या होगी, कम होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। अब महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई कम होगी, क्योंकि इसके ऊपर तो पानी है। तो महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, और अगर जबकि महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 30 किलोमीटर होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि महासागरों और महाद्वीपों के नीचे भूपर्पट्टी जो क्रस्ट है, इसकी जो मोटाई है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर बात करें भूपर्पट्टी की मोटाई महासागरों के नीचे, तो मात्र और मात्र 5 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर के ऊपर 25 किलोमीटर में भैया पानी होता है। और अगर बात करें आपकी महाद्वीपों की, तो महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई जो है वो 30 किलोमीटर के आसपास होती है। अगर बात करें आपकी भूपर्पट्टी का निर्माण जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है, इसीलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोल चुका हूँ कि हर परत दो तत्वों से मिलकर बनी है, एक है सिलिका, दूसरी है एल्यूमिनियम। तो भूपर्पट्टी का जो निर्माण है वो सिलिका और एल्यूमिनियम दो परतों से मिलकर दोस्तों हुआ है, इसीलिए इस परत को एक नाम दिया जाता है, और इस परत का नाम है सियाल। तो परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, टीजीटी कमीशन में ऐसे ही अंदर जाके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सियाल जो है वो किस परत को कहा जाता है। तो सियाल जो है वो इसी परत को कहा जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो बीच वाली ऊपरी जो परत है, सबसे ऊपरी जो परत है भूपर्पट्टी, इस परत को सियाल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि भैया इस परत का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम दो परतों से हुआ है। क्रस्ट भाग का जो औसत घनत्व, हर परत का औसत घनत्व एवरेज डेंसिटी होती है। तो जो आपका क्रस्ट भाग होता है, यहाँ का जो औसत घनत्व होता है वो 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो याद रखना 2.7 ग्राम, माफ़ी चाहूँगा, पूरा याद रखना है, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्रस्ट भाग का औसत घनत्व होता है, इस बात को आपने याद रखना है। और इस परत को लिथोस्फीयर, बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, सबसे ऊपरी परत है, उसका अन्य नाम क्या है। देखो सियाल तो उसका नाम है ही है, सियाल तो उसका नाम है ही है, और इसकी जो औसत घनत्व है वो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी है। लेकिन इसका जो इस परत को जो है वो लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। भाई और बहनों, अगर आपको ये कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, तब जाके मज़ा आएगा। अगली परत की बात करें तो अगला परत है हमारा मेटल। ये जो है वो पृथ्वी की सबसे बीच वाली परत है। तो सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो भैया 3 परतें हैं, सबसे ऊपरी परत भूपर्पट्टी है, तो भूपर्पट्टी के ठीक नीचे वाले भाग को जो है वो मेटल कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, पृथ्वी के ठीक नीचे ऊपरी सतह भूपर्पट्टी है, और भूपर्पट्टी के नीचे जो परत होती है उस परत को जो है वो क्या कहते हैं भैया, मेटल कहते हैं, इस
बात को आपने याद रखना है। देखिए पृथ्वी की आयतन का 83% होता है, लेकिन जो आपका भूपर्पटी होता है वो पृथ्वी के आयतन का मात्र और मात्र 1% होता है। तो ये पृथ्वी की आयतन का 88% और द्रव्यमान का 67% होता है। और क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि भूपर्पटी या क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो गलती करने की आवश्यकता ना के बराबर होनी चाहिए। बोलेंगे भैया मेटल कहा जाता है सर, गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन अगर आयतन पूछा जाएगा मेटल का तो बोलेंगे पृथ्वी की आयतन का 83% मेटल है और द्रव्यमान का 67% है। अगर बात की जाए मेटल का जो निर्माण है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर, तो हर परत का निर्माण दो तत्वों से मिलकर हुआ है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, इससे पहले हमने पढ़ा था भूपर्पटी, उसका निर्माण हुआ था सिलिका और एल्यूमिनियम से, लेकिन जो बीच वाली परत है इसका निर्माण हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से। तो इसीलिए इस परत को सीमा भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ऐसी परत जिसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है तो बोलेंगे कौन सी है गुरुजी, आपकी मेटल है। लेकिन अगर परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की उस परत का नाम बताइए जिसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, तो भैया आप गलती ना करिएगा, आप वहाँ मेटल ना लगाइएगा। अगर तो सिलिका और एल्यूमिनियम आएगा तो बोलेंगे सियाल जो बोला जाता है वो भूपर्पटी को, क्रस्ट को बोला जाता है। लेकिन अगर सीमा आएगा, सिलिका और मैग्नीशियम आएगा तो क्या बोलेंगे भैया, आंख बंद करके तो लगाएंगे मेटल लगा देना। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी परत से, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट फटते हैं तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा गैस राख बाहर आती है वो हमारे अंतरिक्ष पृथ्वी की आंतरिक संरचना की किस परत से आती है। तो याद रखना ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा गैस और राख जो है वो आपके मेटल भाग से ही बाहर आती है। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर बात करूं मैं मेटल की, तो मेटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है। ये 2900 किलोमीटर मोटा क्षेत्र है जो कि बेसाल्ट पत्थरों की चट्टानों के समूह से बना है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि जो बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के किस भाग में पाई जाती है। मोटाई किलोमीटर में कभी पूछ ली जाती है तो याद रखना कुल मोटाई इसकी 2900 किलोमीटर है। गलती करने की आवश्यकता ना के बराबर होनी चाहिए। और अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि इस परत का जो औसत घनत्व है, एवरेज जो डेंसिटी है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ी थी भूपर्पटी की औसत घनत्व, हर परत दो परतों से मिलकर बना है, हर परत जो है वो दो तत्वों से मिलकर बना है और हर परत की औसत घनत्व भी है। लेकिन जो मेटल परत है इसका जो औसत घनत्व है वो 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये भी आपको याद रखना है, 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है औसत घनत्व किसका, मेटल का। अगर बात करें मेटल की, तो मेटल को पायरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि जो मेटल परत है इसको पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। देखिए इससे पहले आपने बोला लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, तो लिथोस्फीयर तो भैया किसको बोला जाता है, लिथोस्फीयर आपका बोला जाता है भूपर्पटी को। लेकिन अगर बात की जाए किसकी बात की जाए, तो अगर बात की जाए आपकी किसकी, अगर बात की जाए भैया आपके किसकी, आपकी भूपर्पटी की, तो इसको पायरोस्फीयर कहा जाता है। और इसे ही वाइट ऑफ द अर्थ भी बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की किस परत को जाना जाता है। तो गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो बोलेंगे भैया वाइट ऑफ द अर्थ जो है वो मेटल को कहा जाता है। गलती वो बच्चा करता है जो परीक्षाओं में पढ़ता नहीं है, लेकिन जो यूथ अध्ययन का बच्चा है वो गलती बिल्कुल नहीं करेगा। ये चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होगा वो इन वीडियोज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोज़ है। लेकिन जो वीडियो इंटरेस्ट दिखा रहा है जो बच्चा, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्या लिखे, हर हर महादेव ज़रूर लिख ले। अच्छा, अगर बात करता हूँ मैं पृथ्वी की सबसे भीतरी परत की, 3 परतें हम देख रहे थे, भूपर्पटी हमने देख लिया है, हमने मेटल हमने देख लिया है जो कि सबसे मोटी और सबसे बड़ी परत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। अब जो भैया हम देखने वाले हैं वो क्रोड देखने वाले हैं। अगर क्रोड की बात करें तो क्रोड जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे भीतरी और केंद्रीय भाग है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे भीतरी या केंद्रीय भाग कौन सा है, तो बोलेंगे भैया सेंट्रल पॉइंट जो हमारा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का, तो भैया क्या बोलेंगे, कोर या क्रोड है। अच्छा, अगर बात करें इसका निर्माण भी 2 तत्वों से मिलकर हुआ है। सबसे पहले आपने बोला भूपर्पटी का निर्माण हुआ था सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसलिए इसको सियाल बोल दिया। उसके बाद आपने बोला कि इसका निर्माण हुआ था किससे, आपका जो मेटल है सबसे मोटी परत है पृथ्वी
पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 83% कवर करती है भैया, उसकी मोटाई कितनी है? तो बोलेंगे उसके वो भी दो तत्वों से बना है, सिलिका और मैग्नीशियम से। मोटाई आपने बताई, मैं मोटाई निकल ही गई थी, 2900 किलोमीटर मोटाई थी। ये आपने सब कुछ इससे पहले पढ़ लिया है। लेकिन भैया अगर बात करें आपका इस परत का जो निर्माण है, जो आपका क्रोड है, जो कि आपका सबसे भीतरी और केंद्रीय भाग है, इसका जो भैया निर्माण हुआ है वो निकिल और लोहे से हुआ है। लोहे को आप Fe बोलेंगे और निकिल को आप Ni बोलेंगे, इसीलिए इस परत को कई बार निफे का नाम भी दिया जाता है। तो इन तत्वों के नाम से भी आपको इन परतों को याद रखना है। सियाल बोला था सर आपने सबसे ऊपर वाली परत को, सीमा बोला था आपने सबसे नीचे वाली सबसे बीच वाली परत को, मेटल को, और निफे जो बोल रहे हैं वो सबसे भीतरी भाग को, केंद्रीय भाग को आप बोल रहे हैं पृथ्वी की यांत्रिक संरचना का। अच्छा, इस परत का भी औसत घनत्व है, हर परत का औसत घनत्व है। पहले आपने 2.7 ग्राम भूपरपट्टी का बताया, फिर 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आपने मेटल का बताया, और अब आप बता रहे हो क्रोड का। तो क्रोड परत का जो औसत घनत्व है, एवरेज जो डेंसिटी है भैया, वो 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है। और अगर बात करें पृथ्वी के इस सबसे भीतरी और केंद्रीय भाग की, तो ये पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। तो 83% मेटल हो गया और 16% कौन हो गया आपका क्रोड हो गया, तो 1% कौन बच गया? तो भैया आसान भाषाओं में याद रखना है, 1% जो बचा है वो बचा है आपका क्या? तो वो बचा है आपका भूपरपट्टी। ये सारी चीज़ें परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें क्रोड की, तो क्रोड को क्या कहा जाता है? तो क्रोड परत को बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। तो याद रखना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के किस भाग को बैरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले लिथोस्फीयर बोला भूपरपट्टी को, पायरोस्फीयर बोला आपने मेटल को, और बैरिस्फीयर बोला भैया किसको? क्रोड को बोला। गलती करने की आवश्यकता कहीं नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आजकल क्वेश्चन पेपर वाले क्यों पार्ट 68 तक आ गए, वो क्यों नहीं करवा रहे? भाई इन वीडियो को कराया जा रहा है, और कल से वो वीडियो, कल सुबह आप ज़रूर तैयार रहे, एक नोटिफिकेशन की भी मेरी वीडियो आएगी और वो वीडियो भी आएगी। तो दोनों वीडियो मेरी कल अपलोड हो जाएगी। तो उन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, उन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो सभी लोगों तक इस चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएँ जो TGT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पृथ्वी के कुल आयतन का 16% घेर रखा है किसने? आपका क्रोड ने। देखिए अब जो ये डायग्राम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन उठने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस डायग्राम को बहुत डिटेल से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके जो है यहीं से बनने वाले हैं। और अगर आपने मेरी वीडियोस को अभी तक पूरा नहीं देखा है, पिछली वीडियोस को, एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चल रही है TGT कमीशन के लिए, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी चल रही है, तो आप ज़रूर वहाँ पे देखते हुए आए। और अगर आप हमारे बैचेज़ के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, 7876145409। अच्छा, वापस आते अपने टॉपिक की ओर। देखिए ये दिखने में जितना आपको सरल और कठिन लग रहा है, जितना कठिन लग रहा है उतना ही समझाने में आसान है। तो आप टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैंने जितना आसानी से उसको बनाया है उतने आसानी से आपको इसको समझा भी दूंगा। अब पृथ्वी की 3 परतों को हमने बहुत ध्यान से पढ़ लिया है। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, जिसको भूपरपट्टी बोला जाता है, बीच वाली परत मेटल है, और सबसे निचली जो परत है वो है आपकी कोर। अब ये परतें आपस में अलग होती है, जैसे कि क्रस्ट और मेटल को कौन अलग करता है, और मेटल और क्रोड को कौन अलग करता है, उन रेखाओं का नाम क्या है। उसी प्रकार ये आपस में भी अलग होती है, जैसे कि मेटल और मेटल को कौन अलग करता है, और क्रोड को कौन अलग करेगा, आपके भूपरपट्टी और भूपरपट्टी, क्रस्ट और क्रस्ट को कौन अलग करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्रस्ट और मेटल को कौन सी रेखा अलग करती है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोह। तो मोह नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है एक सीमा रेखा खींची जाती है, जिसको बोलते हैं मोह असंबद्धता, मोहविक डिसकॉन्टिन्यूटी। तो मोहविक डिसकॉन्टिन्यूटी जो है वो क्रस्ट और मेटल की जो सीमा है उसको अलग करती है। इस बात को आपने याद रखना है कि क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाली सीमा का जो एक बॉर्डर के रूप में जो कार्य कर रही है, उस रेखा का नाम क्या है? तो बोलेंगे मोह असंबद्धता, या इसको क्या बोला जाएगा? मोह डिसकॉन्टिन्यूटी बोला जाएगा। भैया ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए बनेंगे, और जो क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए बनेंगे वहाँ से सीधे नंबर बनने वाले हैं। अगर उसके बाद क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि आपके मेटल और क्रोड को कौन
अलग करता है? तो अगर मेटल और क्रोड की बात करें तो मेटल और क्रोड को गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करती है, बोले तो गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। तो एक गुटेनबर्ग जो है वो कौन थे? तो गुटेनबर्ग एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि मेटल और क्रोड भी अलग होते हैं, और मोह साहब ने बताया था कि क्रस्ट और मेटल भी अलग होते हैं। तो सीधा क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में यहाँ से सीधा पूछा जाता है कि क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो बोलेंगे मोह असंबद्धता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मेटल और कोर को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो बोलेंगे गुरुजी गुटेनबर्ग असंबद्धता है। गलती करने की आवश्यकता मेरी क्लास में किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हमने अभी समझा क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाली रेखा। एक है मोह नामक वैज्ञानिक ने बोला, तो मोह असंबद्धता। और मेटल और क्रोड को जो अलग किया था वो किया था आपका गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने, फिर बोलते हैं इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता। देखो सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा इनको पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। अच्छा, क्रस्ट और क्रस्ट बोले तो मेटल और मेटल को अलग कौन करता है? तो मेटल और मेटल को अलग करता है तो पता लगाया था कोनारोड नामक वैज्ञानिक ने। तो बोलेंगे भैया कोनारोड असंबद्धता। तो कोनारोड असंबद्धता के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है कि जो कोनारोड असंबद्धता है वो क्रस्ट और क्रस्ट को अलग करती है। और अगर बात करें आपकी सर मेटल और मेटल को कौन अलग करता है? तो मेटल और मेटल को जो अलग करता है वो रेप्टी असंबद्धता, रेप्टी डिसकॉन्टिन्यूटी अलग करती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्रोड और क्रोड को अलग किया था कोनारोड असंबद्धता ने, और मेटल को अलग किया था रेप्टी असंबद्धता ने। उसी प्रकार आपका कोर और कोर बोले तो क्रोड और क्रोड को कौन सी रेखा अलग करती है? तो ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के बीच कौन सी रेखा है? तो बोलेंगे लेहमैन साहब ने पता लगाया, इसीलिए लेहमैन असंबद्धता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करने वाली रेखा को बोलते हैं कोनारोड असंबद्धता। आपका ऊपरी मेटल और निचले मेटल को अलग करने वाली रेखा को बोलते हैं रेप्टी डिसकॉन्टिन्यूटी, रेप्टी असंबद्धता। और ऊपरी कोर और निचली कोर को अलग करने वाली रेखा को बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता। भैया ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होगी, तो आपको ये बिल्कुल याद रहना चाहिए कि क्रस्ट और मेटल को अलग करती है मोह असंबद्धता, और मेटल और कोर को अलग करती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। अच्छा, ये तो दो मुख्य मूल जो है रेखाएं हैं। अब क्वेश्चन आपसे जो है वो मैंने आपको बताया था कि ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी को जो अलग करती है वो कोनारोड करेगी। और अगर बात करें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि निचला मेटल और ऊपरी मेटल को अलग करता है रेप्टी असंबद्धता। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऊपरी कोर और निचले क्रोड को अलग जो करेगा वो कौन करेगा? लेहमैन असंबद्धता। अच्छा, अगर बात पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एडवर्ड स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के 3 परतों पे बांटा था। 3 भागों में जो बांटा था वो किसने बांटा था? तो एडवर्ड स्वेस ने इसको 3 भागों में बांटा था। इस बात को आपने याद रखना, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्ड स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक जो संरचना है इसके आधार पर 3 भागों में बांटा है। क्या नाम है भैया? एडवर्ड स्वेस। बहुत बार इनका नाम पूछा गया है। ये कौन कौन सी थी? तो सियाल, सीमा और निफे। आपको जो 3 परतों में 3 तत्वों में बांटा है, सबसे पहली सियाल है, फिर सीमा है, दोनों में सिलिका और सिलिका है, और फिर आपका है नीफे। तो ये जो बांटा है वो एडवर्ड स्वेस साहब ने बांटा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव। तो जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव टू ऑल। हर हर महादेव, हर हर महादेव।